क्या सिंटेक्स का हिंदी होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार अर्थात वाक्यों पर विचार करते हैं। अंग्रेजी के सेंटेंस पर हम विचार करते हैं और विचार करने के क्रम में सबसे पहला और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम दोनों सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तालमेल कायम करते हैं। अब वो तालमेल कैसे कायम होता है? अगर इसका नियम है, सिंटेक्स का नियम है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब होगा उसके साथ वो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो उसका जो वर्ब होगा वो वर्ब भी प्लुरल होगा। इसके लिए सबसे पहले अब हम कैसे समझें कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन प्लुरल है, कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन प्लुरल है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको यह याद रखना होगा कि किसी भी नाउन के अंत में एस या ईएस अगर जोड़ देते हैं तो एस या ईएस जुड़ने के बाद वो नाउन जो होता है प्लुरल बन जाता है, और किसी भी वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ने पर वह वर्ब जो होता है वो सिंगुलर बन जाता है। अर्थात एक चीज़ याद रखनी है कि वर्ब अपने मूल रूप में प्लुरल होता है और नाउन अपने मूल रूप में सिंगुलर होता है। नाउन में एस या ईएस जोड़ करके उसे प्लुरल बनाते हैं और वर्ब में एस या ईएस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाते हैं। तो इसलिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन ईट्स ए मैंगो, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तो यह जो दोनों सेंटेंस है, मोहन ईट्स ए मैंगो, मोहन सिंगुलर है, इसमें एस या ईएस नहीं लगा है तो प्रॉपर नाउन है तो एस या ईएस तो लगेगा ही नहीं, लेकिन नाम एक ही है, किसी भी व्यक्ति का एक नाम है इसलिए यह सिंगुलर है। तो इसलिए इट्स को भी सिंगुलर बनाया गया। इसके साथ चूंकि इट्स का प्रयोग जब करेंगे तो मोहन सिंगुलर है तो इट्स भी सिंगुलर हो जाएगा। ये चूंकि इट जो क्रिया है वो अपने मूल रूप में है प्लुरल और उसमें एस या ईएस जोड़ करके हम सिंगुलर बनाते हैं, तो इट में एस जोड़ करके हम उसे सिंगुलर बना दिए, तो इसलिए मोहन के साथ इट्स लगा। सीता के साथ सिंग्स लगा, सिंग्स, सीता चूंकि सिंगुलर है उसके साथ जो सिंग आ रहा है वो अपने मूल रूप में प्लुरल है, इसलिए उसमें एस जोड़ करके हम सिंगुलर बना दिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया, तो यह सेंटेंस सही हो गया। अब जहाँ मेन वर्ब आता है तो मेन वर्ब में तो हम समझ गए आसानी से, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब आएगा, हमेशा मेन वर्ब ही नहीं आते हैं, बहुत सारे सेंटेंस है जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब में हम कैसे समझें कि कौन सिंगुलर कौन प्लुरल। तो उसके लिए जो है हमें याद करना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब में कौन सिंगुलर है कौन प्लुरल है। अब हेल्पिंग वर्ब इसके लिए समझना हो कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, तो जान लीजिए हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, जिसमें 11 जो है प्राइमरी एक्जिलियरी और 13 मॉडल एक्जिलियरीज होते हैं। तो प्राइमरी एक्जिलियरी में कौन होता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। इसमें इज, एम, इज सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, आर प्लुरल है, वाज सिंगुलर है, वेयर प्लुरल है, हैज सिंगुलर है, हैव प्लुरल है, हैड दोनों है, सिंगुलर प्लुरल दोनों है। उसके बाद डू प्लुरल है, डज सिंगुलर है और डिड दोनों है। इसमें हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में मॉडल में जाइएगा तो मॉडल में जो 13 मॉडल्स होते हैं वो सिंगुलर प्लुरल दोनों हैं। उसका प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हुआ कॉमन रूल, जिसको सामान्य नियम कहते हैं, जनरल रूल हो गया। अब जनरल रूल के अलावा भी बहुत सारे नियम हैं इसमें, माने इन चीज़ों को हम समझ गए कि हमेशा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्लुरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब भी प्लुरल होगा। अब इस नियम से हट करके कुछ अपवाद है। जैसे अब आप कहिएगा कि आई सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी हैव प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। तो आई सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ हैव प्लुरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ इस नियम का अपवाद है।
बहुत सारे जगह ऐसे भी हैं ग्रामर में, नियम का कुछ अपवाद है, हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद होता ही है, तो उसमें आई के साथ ये जो हैव लग रहा है ये अपवाद है, इसको इस नियम के तहत हमें नहीं देखना है, ये अपवाद है। फिर दूसरा, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है गॉड, लेकिन ब्लेस लग रहा है, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो ब्लेस, ब्लेस जो है इसमें एस या एस नहीं लगा है, तो ब्लेस प्लूरल है, जबकि गॉड सिंगुलर है, तो गॉड ब्लेस यू। ऐसा जो सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी अपवाद है। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा चीज हम बताना चाहते हैं, इसमें मे छुपा रहता है, मे लिखा नहीं जाता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ओरिजिनल सेंटेंस होता है मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन कहीं कहीं आपको गॉड ब्लेस यू लिखा मिलेगा, तो मे छुपा रहता है। तो मे ऐसे भी मॉडल्स है, मॉडल के साथ में हमेशा V1 आता है, तो इसलिए उस नियम के तहत यह बिल्कुल सही है। नहीं, कहीं कहीं जब लुप्त रहता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से लोग कहते हैं कि ये कैसे हो गया, लेकिन यह सही है। इसको अपवाद मानिए, या अगर मे से इसको जोड़ करके देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो मे गॉड ब्लेस यू या गॉड ब्लेस यू, ये भी समझ गए। और तीसरा है अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन जैसे काश मैं एक राजा होता, आई विश आई वेयर ए किंग, इसका हिंदी हुआ काश मैं एक राजा होता, आई विश आई वेयर ए किंग। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है ये इसको कहते हैं अवास्तविक शर्त, अनरियल कंडीशन। तो अनरियल कंडीशन में भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ वेयर ही लगता है, वो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। जैसे काश वह एक राजा होता, तो आई विश ही वेयर ए किंग। काश तुम एक राजा होते, तो आई विश यू वेयर ए किंग। हर सब्जेक्ट के साथ में वेयर का ही प्रयोग करते हैं, तो इसे कहते हैं अनरियल कंडीशन। और अनरियल कंडीशन में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल भंग होता है, और यह भी अपवाद है, ठीक है। तो ये 3-4 जो है नियम अपवाद हुए इसके। अब आगे हम देखते हैं इस नियम से कुछ हट करके। तो सिंटेक्स का कुछ और नियम है, जिसमें पहला पॉइंट है कि जब ईच एवरी आइदर और नाइदर, ये 4 शब्द हैं, ईच एवरी आइदर और नाइदर। ईच एवरी, ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक, आइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो ईच एवरी आइदर और नाइदर, ये चारों जो शब्द हैं, इन शब्दों के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, और उस सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। इस नियम को हमेशा याद रखेंगे। ईच एवरी आइदर और नाइदर, इन 4 शब्दों के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा। अनकंटेबल का प्रयोग नहीं करेंगे ऐसे शब्द के साथ, ठीक है। सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे हम लिखते हैं ईच बॉय इज गुड, एवरी बॉय इज गुड, आइदर बॉय इज गुड, नाइदर बॉय इज गुड। बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी ईच एवरी आइदर नाइदर ये चारों शब्द, इसके बाद जो बॉय आया है वो भी सिंगुलर है, और जो इज आया हुआ है वो भी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो ईच एवरी आइदर और नाइदर, ये 4 शब्द हम हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होगा, और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। अब ईच एवरी आइदर और नाइदर में एक और बात समझ लीजिए, जब ईच एवरी आइदर और नाइदर के जस्ट बाद कोई नाउन रहता है तो वह ईच एवरी आइदर और नाइदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जब ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद नाउन नहीं रह के दूसरा कोई भी शब्द रहता है तब हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की भी स्थिति में और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की भी स्थिति में, दोनों स्थितियों में वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा तभी नाउन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर होगा तो नाउन आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन हर परिस्थिति में इसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन दोनों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब अगला है ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ एक मुहावरा है। ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होगा, और उसके साथ भी आने वाला वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। ए नंबर ऑफ जो फ्रेज है, ए नंबर ऑफ फ्रेज के बाद आने वाला जो नाउन होगा और वर्ब होगा वो दोनों प्लूरल होगा।
जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसा जो सेंटेंस है, ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट में ए नंबर ऑफ के बाद बॉयज आया है, ये भी प्लूरल है, और आर आया है वो भी प्लूरल है, यह बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ जो है ये भी फ्रेज है, और हाँ, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत अधिक, और द नंबर ऑफ का भी मतलब होता है बहुत अधिक। लेकिन द नंबर ऑफ का जब प्रयोग किया जाएगा तो नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद आने वाला जो क्रिया होगा, वर्ब जो होगा, वो सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल में, द नंबर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट, द नंबर ऑफ बॉयज आर नहीं होगा, द नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल होता है, और जो क्रिया होती है, वर्ब होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ए नंबर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी, द नंबर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला नियम जो है, अगर दो या दो से अधिक नाउन ऑफ से जुड़े हों, ऑफ जो प्रीपोजिशन है, दो या दो से अधिक नाउन अगर ऑफ से जुड़े होते हैं तो सबसे फर्स्ट जो नाउन होगा, सबसे फर्स्ट नाउन, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। पिछले नाउन को हम नहीं देखेंगे, पीछे वाले जितने भी नाउन होंगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब भी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हम पहले वाले नाउन के अनुसार करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर गुड, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, ऑफ से जुड़ा हुआ है बॉयज और स्कूल, ठीक है। तो स्कूल तो सिंगुलर है लेकिन बॉयज प्लूरल है, इस वजह से आर लग रहा है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक नाउन, दो या दो से या लाखों नाउन अगर ऑफ से जुड़े हों, लाखों नाउन, जितने भी नाउन ऑफ से जुड़े हों, ऑफ से लगातार जुड़ते जुड़ते कितना ही नाउन जुड़ते चले जाएं, तो जब क्रिया का प्रयोग करना होगा हमें, वर्ब का प्रयोग, तो हमेशा हम शुरू वाले नाउन को देखेंगे, शुरू वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वहीं बहुत सारा हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहा जा रहा है द बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी, तो आर, द बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी आर कॉस्टली। अगर वहीं कहते हैं द वाटर ऑफ दिज रिवर्स, तो इज डर्टी, द वाटर ऑफ दिज रिवर्स, जबकि पीछे आने वाला दिज रिवर्स यह प्लूरल है। अब बहुत लोग हैं कि दिज रिवर्स के अनुसार आर लगा देंगे, लेकिन यह गलत है, क्योंकि हमको देखना है अगले नाउन को, द वाटर ऑफ दिज रिवर्स इज डर्टी, द वाटर ऑफ दिज बकेट्स इज फ्रेश। क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जब भी वर्ब का प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इस वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला नियम आता है, जैसे अब कहते हैं ईच ऑफ, अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ से जुड़ा हो, हाँ, अगला नियम है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है। इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, और वर्ब जो आएगा हमेशा सिंगुलर आएगा। ईच ऑफ द बॉयज इज, ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, आइदर ऑफ द बॉयज इज रनिंग, नाइदर ऑफ द बॉयज इज रनिंग, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा, ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, और जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज रीडिंग इंग्लिश, आइदर ऑफ द बॉयज इज रनिंग ऑन द रोड, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम वाक्य का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला, जब दो न्यूमेरिकल वर्ड्स एक साथ जुड़े हों, न्यूमेरिकल वर्ड्स जब एक साथ जुड़े हों, तो
और दोनों जुड़ करके कंबाइन हो जाते हो, एक साथ दोनों जुड़ करके माने ना होता कंबाइंड हो जाते हो, तो ऐसी परिस्थिति में वर्ब जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4, 10 and 10 is 20, ठीक है। 100 and 100 is 200, इस टाइप का प्रयोग है, जबकि देखने में यह प्लुरल है। वर्ब का प्रयोग प्लुरल ढंग में दो जो है न्यूमेरिकल वर्ड्स जुड़े हुए हैं, लेकिन दो न्यूमेरिकल वर्ड्स जुड़ करके एक साथ हो जाते हैं, कंबाइंड हो जा रहे हैं। इस वजह से वर्ब का जो प्रयोग होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा ऐसी परिस्थिति में। इस पर हम एकदम गौर करेंगे। इस पर हम क्या गौर करेंगे कि जब भी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में हम वर्ब का प्रयोग हमेशा सिंगुलर ही करेंगे। 5 and 5 is 10, न्यूमेरिकल वर्ड्स जब कंबाइंड हो करके और वो जो है एक अंक बन जाए, एक तरह का अंक बन जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब है किसी निश्चित दूरी, किसी निश्चित मेजरमेंट, किसी निश्चित वेट, ये सभी जो हैं वो चाहे प्लुरल ही क्यों ना हो, एक साथ बोध कराया जाए। नहीं, जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि 20 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 20 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 20 माइल्स जबकि प्लुरल है, सब्जेक्ट प्लुरल है, फिर भी 20 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, हम 20 माइल्स को एक साथ कह दे रहे हैं, एक साथ हम उसका बोध करा रहे हैं। इस वजह से वर्ब का प्रयोग सिंगुलर होगा, उसको सिंगुलर माना जाता है। 20 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 100 रुपीज इज ए हैंडसम अमाउंट, 100 रुपीज इज ए हैंडसम अमाउंट। तो 100 रुपीज इसका प्रयोग हम एक साथ ही कर दिए, कुल मिला करके 100 रुपए को मिला करके एक जगह हम कह रहे हैं, इस वजह से 100 रुपीज इज ए हैंडसम अमाउंट, यह सही है। तो न्यूमेरिकल वर्ड्स या तो एक साथ जुड़ते हैं, न्यूमेरिकल वर्ड्स जब किसी भी चीज़ का हम बोध जो है दूरी हो, नाप हो, तौल हो, नाप तौल, तो इन सब चीज़ों का अगर न होता है अंक है, अगर वो चाहे प्लुरल ही नंबर हो तो क्या है, प्लुरल नंबर को अगर हम एक साथ जोड़ करके कह रहे हैं तो उस परिस्थिति में वर्ब का प्रयोग हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है। अब अगला नियम है, कभी कभी इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इन्फिनिटिव कहते हैं 2 + V1, 2 + V1 जो है इसका प्रयोग हम कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो इन्फिनिटिव जब प्रयुक्त हो एज ए सब्जेक्ट तो हमेशा वर्ब का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक व्यायाम है, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। तो 2 + V1 लगा हुआ है, इसको इन्फिनिटिव कहेंगे और इसका प्रयोग जो है एक सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, इस वजह से इसको हम सिंगुलर मानेंगे। और वर्ब का प्रयोग हमेशा इन्फिनिटिव जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग सिंगुलर करेंगे। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, टू रन इज डेंजरस, टू सिंग ए सॉन्ग इज एन आर्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे हम प्रयोग करेंगे इसका इन्फिनिटिव के साथ। उसके बाद है जिरंड। जिरंड जो V4 होता है उसका प्रयोग जब नाउन की तरह किया जाए और सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, जिरंड का प्रयोग या अर्थात V4 का प्रयोग, तब भी हम क्रिया वर्ब का प्रयोग जो है सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, रनिंग इज डेंजरस, माने वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज का मतलब हुआ टहलना एक व्यायाम है, रनिंग इज डेंजरस, दौड़ना खतरनाक है। तो ये जो है रनिंग, वॉकिंग, ये V4 है, लेकिन यहाँ पर इस V4 का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट किया जा रहा है तो इसका नाम हो जाएगा जिरंड। इसको हम V4 नहीं कहेंगे, इसको हम जिरंड कहेंगे। और जिरंड के साथ हमेशा जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, आज हमने सिंटेक्स के नियम के बारे में कुछ पढ़ा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।